हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास में। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैं आपको जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ा रहा था, तो बायोलॉजी में आपने देखा कि किस तरीके से हम कोशिका की रचना और उसकी संरचना के बारे में पूरी बात कर रहे थे। क्लियर है? चलिए, तो बच्चे आपने ये भी देख लिया कि किस तरीके से कोशिका की खोज हुई और देखा गया कि जो वो कोठरियाँ थी उन्हीं को क्या नाम दिया गया था? कोशा। अब बच्चे यहाँ से क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ देखिए सारी बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। याद रखना है, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक जो व्यक्ति था, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखना है बच्चे, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, इसने पहली बार सर्वप्रथम जीवित कोशिका के संगठन का अध्ययन किया। याद रखना है, एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की संगठन का अध्ययन किया। क्लियर है बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवित कोशिका की संगठन का, जीवित कोशिका की संगठन का क्या किया इसने? अध्ययन किया। पूरी बात क्लियर हो चुकी है। तो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, लेकिन जो एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक था बच्चे, इस एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? सर्वप्रथम जीवित कोशिका के संगठन का इसने क्या किया? अध्ययन किया। इसलिए एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक भी क्या है? महत्वपूर्ण है। अब बच्चे याद रखना है कि 1875 से लेकर अगर आप 1990 के काल को देखोगे, 1875 से लेकर 1990 तक के काल को, समय को या अवधि को, काल को बच्चे हम कहते हैं कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल। तक के काल को कोशिका विज्ञान का, कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। पूरी बात समझ में आ गई? याद रखना है बच्चे कि इसी समय क्या हुआ, 1875 से लेकर 1990 तक देखा गया कि कोशिका के जितने भी संगठन हैं, सभी संगठनों की क्या की गई? खोज की गई। इसलिए 1875 से लेकर 1990 तक का जो काल है बच्चे, उसी को हमने कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा। और याद रखना है कि इस जो 1875 से लेकर 1900 तक जो कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल था बच्चे, इसी काल में कोशिका के सभी चीजों की, सभी अंगों की, उसके संरचना की, यानी कि उसके संगठन की क्या की गई? खोज की गई। तो जरा देखते हैं कि आखिर इस समय कोशिका की कौन सी संगठन की चीजें थी जिसकी क्या की गई? खोज की गई थी। ठीक है, और किसने की थी? याद रखेंगे बच्चे, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो ये जो रॉबर्ट ब्राउन था, इसने क्या किया? 1831 में केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ये सब कोशिका की संरचनाएं हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूं। तो याद रखना है, इसी ने क्या किया? 1831 में केंद्रक की खोज की बच्चे, जिसे हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। तो याद रखना है कि जो रॉबर्ट ब्राउन था, उस रॉबर्ट ब्राउन ने ही 1831 में फिर किसकी खोज कर ली बच्चे? केंद्रक की खोज की। उसी तरह डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की। डुजार्डिन ने जीव द्रव्य, ये सब कोशिका से संबंधित है जो हमें आगे पढ़ना, आप थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जीव द्रव्य को बच्चे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो याद रखना है, डुजार्डिन ने किसकी खोज की? जीव द्रव्य की खोज की। किंतु, क्लियर है बच्चे? जीव द्रव्य की खोज की, किंतु जीव द्रव्य का नाम बच्चे, क्लियर है? किंतु इसका नाम किसने दिया था? नाम दिया था पुरकिंजे ने। किंतु इसका नाम पुरकिंजे ने दिया था। पुरकिंजे ने दिया था। इसका मतलब है जीव द्रव्य नाम जो है वो किसका दिया हुआ है? पुरकिंजे का।
पर खोज किसने किया था? डुजार्डिन ने। तो याद रखना है डुजार्डिन ने ही जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी, लेकिन इसका जो नाम दिया वो किसने दिया? पुरकिंजे ने। और ये सब 1875 से 1990 के बीच तेजी से हो रहा है बच्चे, और ये सभी कोशिका विज्ञान से संबंधित है और कोशिका की संरचना है जो हमें आगे जाकर एक एक को पढ़ना है। पूरी बात समझ में आ गई? बस अभी आपको इनके खोजकर्ताओं का नाम याद रखना है, ये जनरली पूछा जाता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की, और नाम किसने दिया? नाम दिया पुरकिंजे ने। उसी तरह बच्चे एक स्लाइडेन नाम का व्यक्ति था, स्लाइडेन। अब याद रखना है स्लाइडेन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया। स्लाइडेन ये कहता है कि जितना पादप का जो शरीर है वो किससे बना है? वो कोशिका से बना है। याद रखेंगे कि स्लाइडेन ने ही कहा था कि पादप का शरीर यानी पेड़ पौधे वनस्पति, पादप का शरीर कोशिका से बना है। पादप का शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। तो इस बात को याद रखना है बच्चे कि स्लाइडेन ने ही ये इस स्टेटमेंट को दिया था कि जो पादप का शरीर है वो किससे बना है? कोशिका से बना है। अब उसके बाद बच्चे एक श्वान नाम का व्यक्ति था। अब देखिए श्वान ने क्या कहा? श्वान ने कहा जंतु का शरीर कोशिका से बना है। जंतु का शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। तो बच्चे आपसे वो ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ जंतु का शरीर कोशिका से बना है, किसने ये कहा था? तो किसने बताया? तो हम क्या कहेंगे? श्वान। यानी स्लाइडेन कहता है कि जो पादप का शरीर है वो कोशिका से बना है। पादप का शरीर किससे बना है? कोशिका से। लेकिन श्वान कहता है कि जंतु का जो शरीर है वो भी किससे बना है बच्चे? कोशिका से। इसका मतलब है जब पादप यानी वनस्पति का शरीर भी कोशिका से बना है तो कोशिका तो इकाई है, मैंने आपको समझाया था। उसी तरह श्वान का ये कहना है कि जो जंतु है उसका भी शरीर किससे बना है बच्चे? तो उसका भी शरीर बना है कोशिका से। उसी तरह बच्चे एक और व्यक्ति था विर्चो। अब देखिए विर्चो का क्या स्टेटमेंट था? विर्चो ने क्या कहा? विर्चो। तो बच्चे विर्चो ने कहा कि नई कोशिका का जो निर्माण है वो पुरानी कोशिका से होता है। क्लियर है बच्चे? इसने क्या कहा कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। क्लियर है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद रखना है और जनरली प्रश्न पूछा जाता है। तो विर्चो का क्या स्टेटमेंट था? विर्चो ने कहा कि जो नई कोशिका अगर आप उसका निर्माण करेंगे तो वो किससे होगा? पुरानी कोशिका से होगा। और बच्चे मैंने कहा था ना कि कोशिका में स्वजनन की क्षमता होती है, यानी पुरानी कोशिका स्वजनन करके बच्चे नई कोशिका का निर्माण करती है। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट विर्चो का है। विर्चो ने ही कहा था कि जो नई कोशिकाएं हैं वो किससे बनती हैं? वो पुरानी कोशिकाओं से बनती है। यहां पर क्लियर है? उसी तरह बच्चे एक और व्यक्ति था मैक्स सुल्ज। देखिए जरा मैक्स सुल्ज ने क्या कहा था, हम उसके भी स्टेटमेंट को यहां पर कोरिलेट करेंगे। मैक्स सुल्ज, देखिए मैक्स सुल्ज ने कहा कि कोशिका जो है वो प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या? जीव द्रव्य। तो मैक्स सुल्ज का देखिए स्टेटमेंट क्या है? उसने साफ कहा कि कोशिका जीव द्रव्य का ही एक पिंड है, यानी प्रोटोप्लाज्म का क्या है? पिंड है। प्रोटोप्लाज्म से बनी हुई एक चीज है जिसमें एक केंद्रक होता है। जिसमें क्या होता है बच्चे? एक केंद्रक होता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखना है कि मैक्स सुल्ज ने यह पता लगाया कि कोशिका जो है क्या है? जीव द्रव्य का एक पिंड है, और उस जीव द्रव्य के पिंड में या जो कोशिका है बच्चे उसमें क्या होता है? एक केंद्रक होता है। ये किसने बताया था हमें? मैक्स सुल्ज ने। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई? मैं मिटाऊं इसे ताकि हम आगे बढ़ सके। और एक एक चीज को आप क्लियर करते चलिए। याद रखिए जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी हमें एक एक चीज को समझना है। यहां बस हम क्रम से चल रहे हैं कि आखिर इन चीजों की खोज किसने की, जो आपसे हमेशा पूछा जाता है। इसलिए बच्चे किसी भी शब्द से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। क्लास आगे बढ़ते चलेगी, सारी चीजें अपने आप खुलती चली जाएंगी। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, हमें हड़बड़ाना नहीं।
नॉलेज को अच्छे से सीखना है ना। अब देखिए बच्चे, एक स्ट्रासबर्गर नाम का व्यक्ति था। अब देखिए स्ट्रासबर्गर क्या कहता है, उसके भी बात उसने भी खोज किया था। स्ट्रासबर्गर स्ट्रासबर्गर का यह कहना है बच्चे कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है। केंद्रक क्या करता है, जो पैतृक लक्षण है, यानी बच्चे जो आनुवांशिक लक्षण है, ठीक है। तो स्ट्रासबर्गर ने यह पता लगाया कि जो कोशिका का केंद्रक है वो पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है। पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है, वंशगति में भाग लेता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे नए नए जीव आएंगे या एक कोशिका से नई कोशिका बनेगी तो उसमें बच्चे क्या होगा कि जो उनका पैतृक लक्षण है वो पैतृक लक्षण क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और वो किससे बढ़ेगा, तो वो केंद्रक से बढ़ेगा। तो यहां सभी बच्चे याद रखना है कि स्टेटमेंट सिंपल सी है कि जो केंद्रक है वो क्या करता है, पैतृक लक्षणों की वंशगति में आगे बढ़ने में क्या करता है बच्चे, वो भाग लेता है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है सभी लोगों को। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को बखूबी सीखते हैं ताकि हमारा कोई स्टेटमेंट ना फंसे और हमें कोई परेशानी नहीं हो। अच्छा, उसी तरह बच्चे कैमिलो गोल्गी, उसने क्या किया, गोल्गी काय की खोज की थी। उस व्यक्ति का नाम था कैमिलो गोल्गी। देखिए यहां केयर कीजिएगा, कैमिलो गोल्गी। गोल्गी ने गोल्गी काय की खोज की, यानी गोल्गी काय की जो खोज की बच्चे, तो हमने गोल्गी काय का नाम किस पे रख दिया, कैमिलो गोल्गी के नाम पे ही रख दिया कि जिस कैमिलो गोल्गी ने क्या की थी, उसकी खोज की थी। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको भूलना नहीं है कि गोल्गी काय की खोज किसने की थी। तो गोल्गी काय की खोज की थी बच्चे कैमिलो गोल्गी ने। क्लियर है ना। स्ट्रासबर्गर ने क्या बताया, केंद्रक जो है पैतृक लक्षणों की वंशगति में भाग लेता है। उसी तरह कैमिलो गोल्गी ने बच्चे गोल्गी काय की क्या की थी, खोज की थी। क्लियर है। अच्छा, केंद्रक के भीतर जो संघनित भाग होती है बच्चे, उसे हम केंद्रिका कहते हैं। याद रखेंगे कि केंद्रक के अंदर एक संघनित भाग होता है। क्या होता है बच्चे, संघनित भाग। याद रखेंगे संघनित भाग का मतलब है बहुत घना भाग। तो याद रखना है कि केंद्रक के भीतर जो संघनित भाग होता है, एक संघनित भाग होता है जिसे केंद्रिका कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चे, केंद्रिका कहा जाता है। क्लियर हो चुका, जिसे केंद्रिका कहा जाता है। तो हमने देखा कि केंद्रक के अंदर एक संघनित भाग है, एक बच्चे कंडेंस आपस में इकट्ठा जैसा सोचिए। तो एक संघनित भाग होती है बच्चे, हम उसे क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। और इस केंद्रिका की जो खोज हुई थी वो फेलिक फोंटाना ने की थी। क्लियर है बच्चे। फिर याद रखना है कि केंद्रिका की खोज फेलिक फोंटाना ने की थी। पूरी बात समझ में आ गई। तो देख लेंगे कि केंद्रक के अंदर ही बच्चे एक संघनित भाग होता है जिससे हम केंद्रिका कहते हैं। और जो केंद्रिका है उसकी खोज किसने की थी, फेलिक फोंटाना। भूलेंगे नहीं, फेलिक फोंटाना ने ही इसकी क्या की थी बच्चे, खोज की थी। अच्छा, अब बच्चे जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, उसका नामकरण किसने किया था, तो वॉल्डेयर ने। क्या बच्चे, वॉल्डेयर ने गुणसूत्र जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं का नामकरण
का नामकरण किया। क्लियर है? यानी जो वोल्डेयर वैज्ञानिक था बच्चे, इसी वोल्डेयर वैज्ञानिक ने गुणसूत्र क्रोमोसोम का क्या किया था? नामकरण किया था, इसने नाम दिया था। अच्छा, एक वैज्ञानिक था बच्चे स्टिम्पर, स्टिम्पर नहीं पर्णहरित का नामकरण किया था। स्टिम्पर ने पर्णहरित, पर्णहरित जिससे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है बच्चे? का नामकरण किया, का नामकरण किया था। क्लियर हो चुका? तो ये वैज्ञानिकों का नाम याद रखना, ये पूछा जाता है। स्टिम्पर नहीं बच्चे, पर्णहरित क्लोरोप्लास्ट का क्या किया था? नामकरण किया था। और उसी का नाम क्या था बच्चे? तो उसका नाम मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया, उसका नाम था स्टिम्पर। क्लियर हो गया? अच्छा, नाउ अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और एक व्यक्ति था बच्चे पैलेट, पैलेट ने राइबोसोम की खोज की थी। पैलेट ने किसकी खोज की थी? राइबोसोम की खोज की थी। पैलेट ने राइबोसोम की खोज की थी। याद रखना है, जो पैलेट था, पैलेट ने किसकी खोज की थी? राइबोसोम की खोज की थी पैलेट ने। और डी डुबे ने बच्चे लाइसोसोम की खोज की। ये सब कोशिका के संरचना है जो हमें आगे पढ़ना है। अभी जान लीजिए किस वैज्ञानिक ने क्या क्या खोजा था। तो बच्चे था डी डुबे, तो डी डुबे ने किसकी खोज की थी? लाइसोसोम की। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की। डी डुबे ने लाइसोसोम की क्या की? खोज की। क्लियर है बच्चे? अच्छा, बॉवेरी ने तारक काय का नामकरण किया। एक और व्यक्ति था बॉवेरी, तो इस बॉवेरी ने बच्चे तारक के काय, क्या नाम है बच्चे? तारक काय। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि बॉवेरी था, उसने तारक काय जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं, तारक काय को क्या कहते हैं बच्चे? हम सेंट्रोसोम की खोज की थी, की खोज की थी। क्लियर हो चुका? तो हमने ये भी देख लिया कि जो बॉवेरी था, इसी बॉवेरी ने बच्चे तारक काय सेंट्रोसोम की क्या की थी? खोज की थी। वो क्या था? बॉवेरी। स्पष्ट है? ओके। अच्छा, एक बात और केयर कीजिएगा कि तारक काय का बच्चे खोज नहीं, नामकरण, यहां हम याद रखेंगे नामकरण। ठीक है? तारक काय का नामकरण की थी। तारक काय नाम, जो सेंट्रोसोम नामकरण किसने किया था बच्चे? उसका नाम था बॉवेरी। उसी तरह बच्चे एक व्यक्ति था जिसका नाम था रिचर्ड अल्टमैन। इस रिचर्ड अल्टमैन ने ही बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। रिचर्ड अल्टमैन, अल्टमैन ने क्लियर है बच्चे? की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड अल्टमैन ने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। बच्चे पूरी बात समझ में आ गई? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो हम क्या कहेंगे? रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन ने ही क्या किया था बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। क्लियर है? नाउ, और बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो नामकरण जो किया था उसका नाम था बेंडा। एक चीज याद रखिएगा कि रिचर्ड अल्टमैन ने जब माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी बच्चे, तो उसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था। क्या कहा था? भूलेंगे नहीं, बायोब्लास्ट। याद रखना है कि रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और खोज करके इसका क्या नाम दिया बच्चे? आप देख सकते हैं कि इसका नाम दिया था बायोब्लास्ट। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? तो नामकरण बच्चे बेंडा ने दिया था। याद रखेंगे कि इसका जो नामकरण है, देखिए मैं यही लिख देता हूं,
ताकि आपके पास सारी चीजें रहे। नामकरण किसने किया था? तो बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने इसका क्या किया था बच्चे? नामकरण किया था। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो देखिए ये सब कोशिका की चीजें हैं, क्लियर है। और बेंडा नाम के व्यक्ति ने ही माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया था? नामकरण किया था, जो मैंने लिख दिया है आपको सारी चीजें। तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि किस तरीके से क्या क्या संरचनाएं बनी और उनमें क्या क्या थे। स्पष्ट है? अच्छा, ये जितनी मैंने आपको संरचनाएं बताई हैं ये सभी जो है आपकी बच्चे ओके तो ये सभी संरचनाएं जो है बच्चे कोशिका की हैं, जो आपको जानना है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप किसकी खोज किसने की, इस वैज्ञानिक का पहले आप पूरा नाम जान लेंगे। क्लियर हो चुका? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बच्चे एक एक को पढ़ना शुरू करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो सजीवों में जो कोशिका मिलती है, ठीक है, उस कोशिका की संख्या और आकृति में बहुत ही विविधता होती है। पहले मैं इसे मिटा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ना अब यहां सभी बच्चे याद रखना है कि कोशिका की जो संख्या और आकृति उसमें क्या होती है? बहुत ही विविधता होती है। सजीवों में कोशिका की आकृति एवं संख्या में, कोशिका की आकृति एवं संख्या में विविधता होती है। आकृति एवं संख्या में क्या होती है बच्चे? विविधता होती है। इस बात को सभी लोग याद रखेंगे कि सजीवों में जो कोशिका पाई जाती है, अगर आप उसकी आकृति और उसकी संख्या की बात करेंगे बच्चे, तो दोनों में क्या होती है? बहुत ही ज्यादा विविधता होती है, अलग अलग आकार होते हैं। तो जरा देखना है कि ये विविधता क्या है। याद रखिए, किसी जीव में एक कोशिका हो सकती है तो किसी जीव में अनेक कोशिकाएं भी हो सकती हैं। क्लियर हो गया बच्चे? किसी जीव में एक कोशिका, किसी जीव में एक कोशिका या किसी जीव में अनेक कोशिका भी हो सकती है। किसी जीव में अनेक कोशिका भी हो सकती हैं। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, अनेक कोशिका भी हो सकती है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि एक ही संख्या होगी। किसी जीव में एक भी कोशिका है और किसी जीव में अगर आप देखेंगे तो बच्चे अनेकों कोशिकाएं हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इनकी आकृति और संख्या दोनों में क्या है? बहुत ही ज्यादा विविधता है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करें तो बच्चे एक कोशिकीय जीव में क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु। जैसे अगर एक कोशिकीय जीव की बात करें तो बच्चे अमीबा है एक कोशिकीय जीव में, पैरामीशियम है, और फिर जितने भी जीवाणु हैं वो सब क्या है? एक कोशिकीय जीव में है। बाकी सब किस में चले गए? अनेक कोशिकीय जीव में। तो इस बात को याद रखिएगा कि किसी जीव में एक कोशिका और किसी में अनेक कोशिका होती है। अगर एक कोशिकीय जीव की बात करें तो वो अमीबा है, पैरामीशियम है, और तरह तरह के क्या है बच्चे? जीवाणु है, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ठीक है कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। याद रखना है कि कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है, लेकिन ज्यादातर जो कोशिकाएं हैं वो गोलाकार होती है। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि ज्यादातर जो कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं। ज्यादातर कोशिकाएं गोलाकार होती हैं। क्लियर है? अब इस बात को भी याद रखिएगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे हम आगे हम एक एक के आकार को भी सीखेंगे, पर याद रखेंगे अभी कि ज्यादातर कोशिकाओं को अगर आप देखेंगे बच्चे तो किस आकार की है? गोलाकार की होती हैं। और बच्चे गोलाकार की तो होती हैं, लेकिन कुछ क्या होती हैं बच्चे? कुछ घन या स्तंभाकार भी होती हैं। इस बात को याद रखिएगा कि कुछ घन या स्तंभाकार भी होते हैं। स्तंभाकार होते हैं, स्तंभ की तरह। क्लियर है? तो इस बात को भी याद रखना है कि ज्यादातर कोशिकाएं तो गोलाकार होती हैं, पर कुछ कोशिकाएं घन की तरह होती हैं, क्यूब की तरह, और कुछ कोशिकाएं क्या होती है बच्चे? स्तंभाकार
कार भी होती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कुछ ऐसी भी जंतु कोशिकाएं हैं जो लंबी और शाखा वाली होती हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखना है बच्चे कि जो कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ कोशिकाएं लंबी एवं शाखा युक्त होती हैं, मतलब उनमें शाखा भी होती है बच्चे। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है कि कुछ कोशिकाओं में ये देखा गया है कि कोशिकाएं लंबी भी हैं और लंबी के साथ साथ क्या है, उनमें शाखा युक्त भी है। और बच्चे अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हमारी तंत्रिका कोशिकाएं, वो लंबी भी होती हैं बच्चे और शाखा युक्त भी होती हैं। तो इस बात को नहीं भूलिएगा कि जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, वो तंत्रिका कोशिकाओं को अगर आकार देखेंगे बच्चे तो वो लंबी और शाखा युक्त भी होती हैं, पर ज्यादातर गोलाकार होती हैं और कुछ घन या स्तंभाकार भी हो सकती हैं। अच्छा, अब एक बात और क्लियर कीजिएगा कि कुछ कोशिकाएं जो हैं अति सूक्ष्म होती है, जिन्हें आप बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो याद रखेंगे कि कुछ कोशिकाएं जो होती हैं बच्चे वो अति सूक्ष्म होती हैं, अति सूक्ष्म होती हैं। अति सूक्ष्म का मतलब है बहुत ज्यादा छोटी, जो बिना यंत्र के उपकरण के आप नहीं देख सकते। अच्छा, अगर इसके आकार की अगर आप बात कीजिएगा तो इनका आकार जो होता है बच्चे वो 0.1 माइक्रोन होता है। क्लियर है, इतनी सूक्ष्म होती है कि इनका आकार जो है वो 0.1 माइक्रोन, 0.1 क्या होता है, माइक्रोन होता है। अगर एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे बच्चे तो जैसे साइनो जीवाणु, जितने भी साइनो बैक्टीरिया हैं बच्चे, साइनो जीवाणु हैं, उन सब में ये देखा गया है कि ये इतनी सूक्ष्म होती हैं कि आप बिना उपकरण के नहीं देख सकते। और इनका आकार क्या होता है, तो इनका आकार होता है बच्चे 0.1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन। अच्छा, और ये किस में पाई जाती है, तो बच्चे एक चीज क्लियर कीजिएगा कि ये जो है माइको प्लाज्मा जीवाणु में भी पाई जाती है। स्पष्ट है, इतना कम होता है कि ये माइकोप्लाज्मा जीवाणु में पाई जाती है। अगर मैं इसको सही रूप से और बताऊं बच्चे तो याद रखना, जैसे माइकोप्लाज्मा जीवाणु, माइकोप्लाज्मा जीवाणु, ठीक है, जितने माइकोप्लाज्मा जीवाणु है बच्चे उन सब का जो है अति सूक्ष्म जीवाणु है और इनका आकार क्या होता है 0.1, देख सकते हैं 0.1 माइक्रोन से भी क्या होता है, कम होता है। अच्छा बच्चे, आपने अंडे में जो पीला भाग होता है, जैसे हम मान लीजिए मुर्गी के अंडे को उबालते हैं तो उबालने के बाद जो उसका पीला भाग होता है जिसे हम पीतक या योल्क कहते हैं बच्चे, तो पीतक और योक जो होता है वो खुद एक कोशिका है। याद रखिएगा, वो अंडे का जो पीला भाग अंदर होता है उसके केंद्र में वो एक कोशिका ही है बच्चे। क्लियर है, तो याद रखना है कि इनका आकार 0.1 माइक्रोन होता है। और एग्जाम्पल क्या है, माइकोप्लाज्मा जीवाणु, यानी ये बहुत ही छोटे जीवाणु होते हैं। और अंडे में पाए जाने वाला जो पीला पदार्थ है बच्चे वो भी क्या है, एक कोशिका है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो याद रखना है कि अंडे में पाया जाने वाला पीला पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं, पीतक, पीला पदार्थ, ठीक है बच्चे, जिसे हम क्या कहते हैं, पीतक या योक, ठीक है, पाए जाने वाला पीला पदार्थ पीतक एक कोशिका है। वो खुद क्या है बच्चे, तो कोशिका है। पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो याद रखना है, अंडे में पाए जाने वाला पीला पदार्थ जो पीतक होता है बच्चे, जिसे हम योक भी कहते हैं, वो खुद में क्या है, वो अपने आप में ही एक कोशिका। इस बात को याद रखिएगा कि वो क्या है, कोशिका। अच्छा, अगर बच्चे मैं शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका की बात करूं, वो 170 mm उसका आकार है। इसका मतलब वो सर्वाधिक बड़ी कोशिका है। याद रखना है आपको कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है बच्चे, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका का जो माप है बच्चे, माप 170 mm है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका है, जो सर्वाधिक क्या है बच्चे, जो सर्वाधिक बड़ी
कोशिका है। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को भी याद रखना है कि शुतुरमुर्ग अंडे की जो कोशिका का माप है वो 170 mm है, जो बताती है कि ये क्या है, सर्वाधिक बड़ी कोशिका है। और आप इसे बिना उपकरण के देख सकते हैं। इसे आपको इसके लिए उपकरण लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब बच्चे याद रखिए कि एक कोशिका सिद्धांत भी है। तो हमें यह देखना है कि आखिर ये जो कोशिका सिद्धांत है, ये कोशिका सिद्धांत किसने दिया है और ये सिद्धांत जो है क्या बताना चाहता है। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि कोशिका का जो सिद्धांत है वो इसी स्लाइडेन और स्वान ने दिया है। क्लियर है? यहाँ याद रखेंगे बच्चे, ये महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा, कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है बच्चे? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया है। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? तो याद रखना है बच्चे कि जो हमारा कोशिका सिद्धांत है उसको स्लाइडेन और स्वान नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया है। अब ये जो कोशिका सिद्धांत है जिसे स्लाइडेन और स्वान ने दिया है, ये कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? याद रखेंगे बच्चे, ये कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना है। याद रखना है कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था और इन लोगों ने कहा कि जितने भी जीव हैं उन सभी का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना है। क्लियर है? मैंने कहा भी था एक या अनेक कोशिका। तो ये कोशिका सिद्धांत भी कहता है बच्चे कि जितने भी शरीर हैं वो सभी एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से बनी हुई है। और फिर ये भी है बच्चे कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुई है। यानी कोशिका सिद्धांत कहता है कि जितना भी शरीर है वो एक कोशिका या अनेक कोशिकाओं से बना है। फिर कहता है कि किसी भी जीव की उत्पत्ति भी किससे हुई है बच्चे? तो वो भी किससे हुई है? कोशिका से हुई है। और यह भी कहा गया है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी स्वाधीन इकाई हैं, मतलब खुद में स्वतंत्र है, वो उन पे किसी का राज नहीं है। तो जितनी भी कोशिकाएं हैं बच्चे वो सब क्या हैं? स्वाधीन इकाई हैं। तथा बच्चे ये सभी मिलकर काम करती हैं, तभी जाकर एक जीव बनता है। याद रखिए, सिद्धांत ये भी कहता है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी क्या हैं? एक स्वाधीन स्वतंत्र इकाई है और सभी जब मिलकर काम करती हैं तभी एक जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। यानी जीव का निर्माण भी किससे हो रहा है बच्चे? तो वो कोशिका से ही हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखना है कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक ही मुख्य अभिकर्ता है। यह भी कहा गया है कि जो कोशिका की उत्पत्ति जिस भी क्रिया से होगी उसमें जो केंद्रक है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो मुख्य क्रिया करता है। तो हम समझ सकते हैं बच्चे कि जो कोशिका सिद्धांत है ये भी अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, जो स्पष्ट कहता है कि जीवन की उत्पत्ति किससे हो रही है बच्चे? तो जीवन की उत्पत्ति कोशिका से हो रही है। कोशिका स्वाधीन इकाई है, सभी मिलकर काम करेंगे तो एक जीव। कोशिका से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है, जीवों का विकास हुआ है और जो केंद्रक है वो नई कोशिका के जन्म में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है? अच्छा देखिए बच्चे, यहाँ पर एक प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। देखिए, कोशिका सिद्धांत का भी एक एक्सेप्शन और एक अपवाद है। तो मेरा प्रश्न है कि बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है? अपवाद का मतलब है जो कोशिका सिद्धांत के अनुसार नहीं हो। पूरी बात समझ में आई? तो चलिए सीखते हैं। पहले मैं ये सब मिटा दूं। देखिए, मैंने जितने भी चीज अभी आपको बताई है वो सभी चीजों की खोज हुई है। हम जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे एक एक चीज को ओपन करके हम बखूबी पढ़ते चले जाएंगे। इसलिए अभी नए शब्द से किसी भी बच्चे को परेशान नहीं होना है, बस उसको कवर करते हुए चलना है। तो बच्चे एक बात याद रखना है, सभी लोगों को मैं अभी बता देता हूं कि जो कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है बच्चे, वही है विषाणु। विषाणु जिसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। तो याद रखना है बच्चे, जो विषाणु होता है, जो वायरस है, विषाणु ही कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ये कोशिका सिद्धांत के अनुसार नहीं है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। लेकिन हम समझेंगे क्यों अपवाद है। देखिए, ये सब बहुत रेयर है, आपको इन सभी चीजों पर कवर करना है बच्चे कि जो विषाणु है वो कोशिका सिद्धांत का क्या है? अपवाद है। कैसे अपवाद हुआ? तो याद रखना है कि बच्चे जो विषाणु है
क्योंकि इसमें एक भी कोशिका नहीं है। इसका मतलब विषाणु बच्चे ऐसा है जिसमें कोशिका ही नहीं है, जबकि कोशिका सिद्धांत क्या कहा है कि जीव की उत्पत्ति कोशिका से हो रही है। तो याद रखना है कि इसलिए यह अपवाद है क्योंकि इसमें कोशिका नहीं है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं है। यानी जो विषाणु है बच्चे उनमें कोशिका क्या है, नहीं है, जबकि कोशिका सिद्धांत कहता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हो रही है, कोशिका से हो रही है। तो याद रखिएगा कि विषाणु में बच्चे क्या है, कोशिका ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और याद रखना है कि यह परजीवी है। और क्या है ये बच्चे, यह परजीवी है। परजीवी का मतलब है दूसरे पर अपने भोजन के लिए क्या है बच्चे, ये निर्भर है। यानी विषाणु में बच्चे एक भी कोशिका नहीं है, ये क्या है, ये परजीवी है। अच्छा, और एक बात याद रखना है कि ये परजीवी है और ये प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है बच्चे। याद रखना है कि ये प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चे, आपको भूलना नहीं है कि यह प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है। यह प्रारंभिक क्या है बच्चे, सूक्ष्म जीव है जो कोशिका की अवस्था तक, या कह सकते हैं बच्चे कोशिका के विकास तक नहीं पहुंच पाए, जो कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाए, अवस्था तक नहीं पहुंच पाए। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे भूलिएगा नहीं, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण, मैंने इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दिया कि ये जो विषाणु है ये कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि इसमें बच्चे कोशिका ही नहीं है और ये परजीवी हैं, दूसरे पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। और कहा गया है बच्चे कि यह जो है एक प्रारंभिक सूक्ष्म जीव है जो कोशिका का विकास हो रहा था बच्चे, तो ये उस अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाए। इसका मतलब है कि पूरे जीवन की उत्पत्ति कोशिका से हुई है, लेकिन विषाणु बच्चे वो कोशिका तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए ये क्या है, एक भी इनमें कोशिका नहीं है। तो सोच सकते हैं कि विषाणु भी अजीब चीज होगी बच्चे जिसमें एक भी कोशिका नहीं है, और कोशिका विकास तक पहुंचने में न जाने और इन्हें क्या वक्त लगेगा, या पहुंच पाएंगे भी या नहीं पहुंच पाएंगे। एक चीज याद रखना है बच्चे कि विषाणु जो है जब ये किसी शरीर में आते हैं तभी जाकर एक्टिव होते हैं, और अगर विषाणु अलग है तो ये निर्जीव अवस्था में रहते हैं। याद रखिएगा कि ये प्रगलित जब होते हैं, अलग होते हैं तो निर्जीव होते हैं, लेकिन अचानक शरीर में आ जाते हैं या अवस्था में आ जाते हैं तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। स्पष्ट है? तो ये आपको याद रखना है बच्चे कि वायरस ही कोशिका सिद्धांत का क्या है, अपवाद है। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कोशिका के प्रकार पर चलते हैं। अब यहाँ हम एक एक चीज को सीखना शुरू करेंगे, कोशिका के प्रकार, ताकि आपको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं हो। तो सभी लोग याद रखेंगे कि कोशिका के प्रकार में पहले जान लीजिए कि जो कोशिका है, कोशिका वो कितने प्रकार की है बच्चे, तो वो 2 प्रकार की है। अब कौन से 2 प्रकार की है, तो बच्चे देखिए, चलिए पहला प्रकार मैं आपको लिख रहा हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका आ गया। अब यहाँ बच्चे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका को बखूबी समझ लेंगे। जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा था कि पिछली क्लास में भी ये शब्द आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन चीजों को सीखेंगे। तो बच्चे पहले याद रखिएगा कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इन्हीं को हम प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। क्या है बच्चे? तो पहले याद रखिएगा कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये प्रारंभिक कोशिका है। क्या है बच्चे? ये शुरुआती कोशिका है, या हम इसे ही क्या कह देते हैं, ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, एकदम शुरुआती कोशिकाएं हैं। और बच्चे जब प्रारंभिक कोशिकाएं हैं तो याद रखना है इनकी रचना सरल होती है, क्योंकि ये तो अभी प्रारंभिक अवस्था में है। तो इस बात को भी याद रखना है कि इनकी जो रचना है बच्चे, इनकी रचना क्या होती है, बहुत ही अभी सरल होती है, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, इनकी रचना क्या है बच्चे, बहुत ही क्या है, सरल है। स्पष्ट है? अच्छा, अब इसमें स्पष्ट केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि इसमें स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, यानी पता नहीं चलता। क्लियर है?
तो याद रखना है कि इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने ये भी देखा कि इसमें स्पष्ट यानी साफ साफ बच्चे केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, अच्छा अगर इसका एग्जाम्पल कहा जाए तो बच्चे इसका एग्जाम्पल ही है जीवाणु कोशिकाएं, यानी जीवाणु की कोशिकाएं जो है बच्चे वो यही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आती हैं। पूरी बात समझ में आ गई? जैसे जीवाणु कोशिकाएं, देखिए हम एग्जाम्पल लेते चलेंगे तो ताकि सारी चीजें अपने आप आपको समझ में आती चलेंगी। तो याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यानी जीवाणु, हम उसका अर्थ लगाते हैं बच्चे, ये प्रारंभिक कोशिका हैं, इनकी संरचना बहुत ही सरल होती है, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। क्लियर है? अच्छा अब इनके अगर हम आकार की अगर आप बात करेंगे तो इनका आकार 1 म्यू से 10 म्यू होता है। तो बच्चे सोचिए आकार भी कितना कम है, इनका आकार जो है बच्चे 1 म्यू से 10 म्यू तक होता है। 1 म्यू से कितना होता है? 10 म्यू तक होता है। भूलेंगे नहीं बच्चे, इनका आकार 1 म्यू से लेकर 10 म्यू तक होता है। अच्छा फिर एक बात याद रखिएगा, इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। क्लियर है? इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बच्चे सारी बातें खुलते जाएंगी, हम कवर करते चलेंगे। तो हमने देखा बच्चे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि डीएनए क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। याद रखेंगे इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए क्या होता है बच्चे? ठीक है, डाई न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखना है बच्चे जो डीएनए है वो आनुवांशिक पदार्थ है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। अच्छा डीएनए से जो गुणसूत्र बनता है बच्चे वो कोशिका द्रव्य में, एक बात याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि डीएनए से निर्मित गुणसूत्र, डीएनए से निर्मित गुणसूत्र यानी जो गुणसूत्र है वो किससे बनता है बच्चे? डीएनए से। और मैंने अभी आपको बताया था कि गुणसूत्र को ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। तो याद रखिएगा कि डीएनए से जो निर्मित गुणसूत्र है, जो क्रोमोसोम है बच्चे, वो कोशिका द्रव्य में एक निश्चित क्षेत्र में होता है। पहले याद रखिए इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 1। पहले एक बात याद रखिएगा बच्चे कि डीएनए से जो गुणसूत्र बनता है उनकी संख्या क्या है? 1। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक ही गुणसूत्र होता है जो केंद्रक में, स्पष्ट है? याद रखना है बच्चे कि डीएनए से निर्मित जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या क्या है? 1 है, जो कोशिका द्रव्य में एक निश्चित क्षेत्र जगह पे होता है। ठीक है बच्चे, जो कोशिका द्रव्य में, जो कोशिका द्रव्य, क्या बच्चे? कोशिका द्रव्य। और याद रखिएगा कि जो कोशिका द्रव्य है हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्लियर है बच्चे? साइटोप्लाज्म। तो याद रखना है कि डीएनए से निर्मित गुणसूत्र जिनकी संख्या 1 है वो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में एक खास क्षेत्र में होता है, एक खास क्षेत्र में होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। याद रखना है बच्चे, हम जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में बच्चे डीएनए पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ है, और डीएनए से क्या बनता है? गुणसूत्र। ये गुणसूत्र की संख्या 1 है और बच्चे डीएनए से बना हुआ जो गुणसूत्र है वो कोशिका द्रव्य, जिसे हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिका में जो द्रव्य होता है बच्चे, ठीक है, चिपचिपा पदार्थ, तो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में एक खास क्षेत्र में होता है और उसी क्षेत्र को क्या कहा गया है? न्यूक्लियोइड कहा गया। ये भूलेंगे नहीं बच्चे कि जो निश्चित क्षेत्र में होता है हमने उसी क्षेत्र का क्या नाम दिया है? हमने उस निश्चित क्षेत्र का नाम दिया है बच्चे न्यूक्लियोइड। तो ये उसी न्यूक्लियोइड में होता है। क्लियर है? अच्छा फिर एक बात याद रखना है कि यहां पर आपको एक और चीज ये जानना है बच्चे कि केंद्रक में झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि इसका जो केंद्रक होता है उसमें झिल्ली नहीं होती। ठीक है, थोड़ा यहां पर केयर कीजिएगा क्योंकि मैंने कहा था ना स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, साफ साफ केंद्रक नहीं होता। इसकी वजह से बच्चे जो केंद्रक जो है
केंद्रक वो झिल्ली में नहीं होती, झिल्ली में नहीं होती, क्योंकि स्पष्ट केंद्रक का अभाव है। तो बच्चे जो केंद्रक दिख रहा है वो क्या होता है, वो झिल्ली में नहीं होती। तो जब केंद्रक झिल्ली में नहीं होती बच्चे, तो केंद्रक में जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है सब कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहती है। याद रखिएगा, झिल्ली नहीं होती, इसीलिए डीएनए हो या आरएनए हो या प्रोटीन हो, सब बच्चे कोशिका द्रव्य के संपर्क में होता है। कोशिका द्रव्य के क्या होता है बच्चे, संपर्क में होता है। देखिए मैंने पहले ही कहा था ना कि स्पष्ट केंद्रक का अभाव है, तो स्पष्ट केंद्रक नहीं है, इस वजह से ये देखा गया कि इसकी केंद्रक में झिल्ली भी नहीं है। तो जब केंद्रक खुला हुआ है तो केंद्रक का डीएनए, आरएनए या प्रोटीन सब कोशिका द्रव्य के क्या होता है बच्चे, संपर्क में होता है। इस बात को याद रखिएगा कि इसकी केंद्रक में बाहर से झिल्ली नहीं होती। तो झिल्ली नहीं होने के कारण इसमें जो डीएनए होता है या जो इसमें बच्चे आरएनए होता है, जो इसका प्रोटीन होता है, वो सब क्या होता है, कोशिका द्रव्य के ही संपर्क में रहती है। ठीक है, यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। थैंक यू क्लास।